2 मई 2024 को सीकर में एक छात्र हॉस्टल चलाने वाले एक पिता को केरल में पढ़ रहे अपने बेटे से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। उस मैसेज के साथ एक फाइल जुड़ी हुई थी जिसमें अगले ही दिन होने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 300 संभावित प्रश्न थे। उस रात पिता ने उस फाइल पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने उसके प्रिंटआउट निकाले और अपने हॉस्टल के छात्रों में बांट दिए। परीक्षा खत्म होने के बाद वह उस प्रिंटआउट को लेकर एक स्थानीय कोचिंग टीचर के पास गए ताकि यह देख सकें कि बताए गए प्रश्नों में से कितने वास्तव में असली परीक्षा में आए थे। यह डायग्राम मेडिकल परीक्षा के ढांचे को दिखाता है जिसमें कुल 180 प्रश्न होते हैं। उस व्हाट्सएप अटैचमेंट के 300 प्रश्नों में से पूरे 135 प्रश्न असली परीक्षा से हूबहू मैच कर रहे थे। वे एक लगातार क्रम में आए थे, यहां तक कि एक कॉमा भी अपनी जगह से नहीं हिला था। वे छात्र जो परीक्षा दे रहे थे उसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भारत में यह अकेली परीक्षा उन 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए एकमात्र रास्ता है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपको इस खास बाधा को पार करना ही होता है। किसी साधारण गेस पेपर, अनुमानित पेपर के लिए लगातार 135 सटीक प्रश्न मिलना गणितीय संभावना, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ है। उस हॉस्टल के छात्रों के लिए वह अनुमानित पेपर असली परीक्षा का एक सटीक आईना था। यह महसूस करते हुए कि उनके हाथ में एक चोरी हुआ पेपर है, वह पिता इस सबूत को लेकर सीकर के स्थानीय पुलिस स्टेशन गए और राष्ट्रीय परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। वहां से उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह अफवाहें फैलाना बंद करने की एक चेतावनी थी और उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन उनके बेटे के फोन पर आए मूल व्हाट्सएप मैसेज में एक खास जानकारी छिपी थी। फाइल वाले उस मैसेज पर ठीक अटैचमेंट के ऊपर ऐप पर एक आम डिजिटल टैग दिख रहा था, फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, कई बार फॉरवर्ड किया गया। भले ही स्थानीय अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को अफवाह कहकर खारिज कर दिया, लेकिन इस डिजिटल टैग से साफ था कि सीकर पहुंचने से पहले यह फाइल कई हाथों से गुजर चुकी थी। जब राज्य के जांचकर्ताओं ने आखिरकार इस डिजिटल सबूत की जांच शुरू की तो वे इस सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला में पीछे की तरफ बढ़ने लगे। पहला बड़ा सुराग जो उन्हें मिला वह सीकर का ही एक स्थानीय मेडिकल एडमिशन काउंसलर था जिसका नाम राकेश कुमार था। यह फ्लोचार्ट जमीनी स्तर पर पेपर बांटने के नेटवर्क को दिखाता है। राकेश ने लीक हुआ पेपर 5 लाख रुपए, लगभग 6,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। इसके बाद उसने उसी डिजिटल फाइल को लगभग 700 छात्रों को बेच दिया और हर छात्र से 50,000 रुपए वसूले। इस तरह उसने सिर्फ एक शुरुआती खरीद से तुरंत भारी मुनाफा कमा लिया। जांचकर्ताओं ने राकेश के सप्लायर का पता लगाया जो बांसल ब्रदर्स नाम के 2 भाई थे। सरकारी रिकॉर्ड और चुनावी विज्ञापनों से पता चला कि इन भाइयों में से एक के पास एक बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल के युवा विंग में सक्रिय नेतृत्व का पद था और राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें भी थीं। रिटेल, छोटे स्तर पर यह पूरा काम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM स्कीम की तरह तय कीमतों और तेजी से फैलने के तरीके पर चल रहा था और इसे स्थानीय राजनीतिक संबंधों का पूरा सहारा मिला हुआ था। इस चेन में एक कदम और ऊपर जाने पर हम स्थानीय जिलों से बाहर निकलकर गुरुग्राम के अमीर कॉरपोरेट हब में पहुंचते हैं। यहां एक डॉक्टर ने इस मास्टर कॉपी को 30 लाख रुपए में खरीदा था। यह बड़ी कीमत इस पिरामिड नेटवर्क में उसके सबसे ऊपर होने को दर्शाती है। यह डायग्राम एजुकेशनल लॉन्ड्रिंग, शिक्षा की हेराफेरी को दिखाता है। उस डॉक्टर ने परीक्षा के 120 असली सवाल लिए और उन्हें छिपाने के लिए उनके साथ सैकड़ों बाहरी और फालतू सवाल मिला दिए ताकि 410 सवालों का एक पैकेट तैयार हो सके। इसे एक साधारण गैस पेपर का नाम देकर इस सिंडिकेट ने बिना किसी शक के कोचिंग सेंटरों के जरिए इस चोरी की गई सामग्री को बांट दिया। चूंकि असली परीक्षा के सवाल नकली सवालों के पहाड़ के नीचे गहरे दबे हुए थे, इसलिए ऑटोमेटेड प्लेजरिज्म चेकर्स, साहित्यिक चोरी पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर और राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। यह लीक सबके सामने छिपा हुआ था। इस पूरी सप्लाई चेन का सबसे ऊपरी हिस्सा वह जगह थी जहां से पेपर लीक शुरू हुआ, यानी नासिक, महाराष्ट्र में स्थित एक प्राधिकृत ऑथोराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस, जहां परीक्षा की हार्ड कॉपियां छापी जा रही थीं। फोटो खींचने से रोकने के लिए प्रिंटिंग फ्लोर पर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी थी।